नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, ये आज का जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्यारे से शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल रहा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है दोस्तों, तो संसद के पास होती है। चलिए अगला सवाल संख्या है, इसका फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो फैक्ट्स क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, कितने अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 248 के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां हैं तो संसद को दी गई हैं। और यह नियम कहाँ से लिया गया है, तो यह नियम कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित था। तो जो इल्बर्ट बिल है किसके से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड रिपन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट्स को पढ़ते हैं। इसका फैक्ट्स क्या है, इसके फैक्ट्स हैं इल्बर्ट बिल जो है भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित है। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना है, तो 1880 से 84 से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और यह बिल कब आया था, इल्बर्ट बिल, तो 1883 ईस्वी में लाया गया था। इल्बर्ट बिल कब आया था, तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, और इल्बर्ट बिल को सर कोर्टनी इल्बर्ट ने तैयार किया था। इसको किसने बनाया था, तो सर कोर्टनी इल्बर्ट के द्वारा यह जो बिल था इसे तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है कि आपका भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है, अनुसूची में है। तो बताइए दोस्तों, जो ये संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये 7वीं अनुसूची में जो इसको क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो इसका फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये संघ सूची जो है, यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट के इसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो संघ सूची वाला विषय है वो सिर्फ संघ केंद्र की सरकार बनाएगी कानून। और इसमें वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। और कितने पहले थे, तो 97 जो विषय थे पहले थे। वर्तमान में याद कीजिए कुल कितने संघ सूची में विषय, तो 100 हैं। ठीक है, राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में राज्य अपना विषय क्या करता है, बनाता है, यानी जो राज्य को विषय मिला हुआ है वो उस पर अपना नियम और कानून बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर मुख्य रूप से राज्य सरकार कानून बनाती है। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कितने थे, 66 विषय थे। तो वर्तमान में राज्य सूची के कुल कितने विषय हैं, तो 61। संघ सूची के कितने विषय हैं, तो 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें समवर्ती सूची की, तो इस पे केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, विवाद होने पर केंद्र का जो कानून होगा वो मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बात पर विवाद हो गया तो मान्य किसका होगा, तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 52 यानी 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में, तो बोलेंगे आप 52। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 100। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 61। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 100। और समवर्ती सूची में बोले तो 52 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और मूल रूप से पहले कितने थे समवर्ती सूची में, तो 47 थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर। चलिए अगला सवाल क्या है, आपका अगला सवाल रहा कि बिहार के किस क्षेत्र में थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। जो बिहार में थारू जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी, यानी जो पश्चिमी चंपारण है उसमें थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, थारू जनजाति की बात करें तो बिहार में थारू जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो
जो नेपाल सीमा है, भारत नेपाल सीमा से जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उसी के आसपास निवास करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 5 है कि पूना समझौता 1932 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो बताइए, जो पूना समझौता है किसके किसके बीच हुआ था। तो आप इसका राइट आंसर क्या बोलिएगा, गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1932 ईस्वी में। इसमें क्या था, तो आइए इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। इसके फैक्ट्स क्या हैं, तो वर्ष 1932 ईस्वी में क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना समझौता, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कौन सा सेंट्रल जेल है, यरवादा सेंट्रल जेल इसका, इसी के अंदर ये समझौता हुआ था। किनके बीच, तो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके लिए हुआ था, तो ये इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान हो रहा था। यानी कि इस ये जो समझौता हो रहा था, तो उस समय जो वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है, तो उसमें क्या था कि जो दलितों के लिए क्या था, अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया जा रहा था। जैसे पहले मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल का हुआ था, उसी तरह दलितों के लिए भी इसमें क्या था, अलग निर्वाचक मंडल की बात का प्रावधान था। तो इसका निर्णय क्या निकला था, तो अलग निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया और विधान मंडलों में दलितों के लिए सीटों का क्या किया था, आरक्षण करने की सहमति बनी थी। यानी जो दलित लोग थे उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सीटों के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि ओ निगेटिव जो ब्लड वाला है तो उसे सार्वभौमिक दाता है, यानी डोनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो सामान्य रूप से ओ निगेटिव यानी दोस्तों कौन सा, तो ओ निगेटिव जो ब्लड वाले होते हैं लोग, वो नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं उसे सार्वभौमिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जानते हैं उनको। इस रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं के किसी भी अन्य रक्त समूह के व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होगा वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं। आपात स्थिति में जब मरीज की रक्त समूह की जांच करने का समय नहीं होता है, तब ओ निगेटिव रक्त का उपयोग जीवन बचाने के लिए सबसे पहले किया जाता है। यानी जब कोई मरीज एक्सीडेंट हो जाए और उनका ब्लड ग्रुप नहीं पता हो, तो उस समय ओ निगेटिव ब्लड ही उनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी कौन ले सकता है, वो जो AB पॉजिटिव जो रक्त समूह वाले लोग होते हैं वहाँ के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि वो रक्त समूह क्या करते हैं, ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो रक्त समूह क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और ये ओ नेगेटिव है वो किसी को दे सकते हैं। तो जो AB पॉजिटिव वाले लोग हैं वो किसी भी रक्त को ले सकते हैं। तो क्योंकि इस समूह के लोग किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त को क्या कर सकते हैं, रक्त ले सकते हैं। तो यानी कि जो आप अगर AB पॉजिटिव होंगे तो आप किसी भी समूह के रक्त को ले सकते हैं, और जो O निगेटिव वाले हैं तो वो दे सकते हैं किसी भी समूह को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हाँ सिली मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल 260 के तहत भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका फैक्ट्स क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश के या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वो यह घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी वित्तीय आपात कौन जारी करता है तो राष्ट्रपति ये घोषणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और भारत के सभी अभी तक यह वित्तीय आपात एक भी बार लागू नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक ये भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, और 352 की बात करें तो उसमें क्या है तो बताइए, उसमें क्या आर्टिकल 356 में क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 356 में है नेशनल राष्ट्रपति शासन लागू है, नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या है कि बिहार में बराबर की गुफाएं मुख्यतः किस काल से संबंधित हैं। तो जो बराबर की गुफाएं हैं किस काल से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी इसका संबंध मौर्य काल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला फैक्ट है कि बिहार में बराबर की गुफाएं जो हैं वो मौर्य काल से संबंधित है, और ये महान अशोक और उनके पुत्र दशरथ के शासनकाल के दौरान यह मंदिर का निर्माण लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व में बनवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और भारत में चट्टानों को काटकर इससे सबसे पुरानी वास्तुकला का उदाहरण है, और ये गुफाएं मूल रूप से आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास और साधना के लिए बनाई गई थी। यानी जो बराबर की गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय के जो साधु लोग थे वहाँ उनकी तपस्या और साधना के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 9 है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन है किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो आप बताइएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह भारत में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें तो द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो कौन सा धातु है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा पारा। ठीक है दोस्तों, पारा का जो गलनांक होता है सबसे क्या होता है, कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो सभी धातुओं में जो पारा का होता है धातु, उसका गलनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। लगभग कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यही कारण है कि यह सामान्य ताप पर भी द्रव यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें सबसे अधिक गलनांक की, तो ये धातु टंगस्टन है जो बल्ब में यूज होता है, और इसका सेंटीग्रेड कितना है गलनांक, तो 3422 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, तो इसका तापमान कितना है, तो 2422 डिग्री सेल्सियस। इसी के कारण गलनांक अधिक होने के कारण इसका यूज बल्ब के टंगस्टन के लिए किया जाता है। जो फिलामेंट होता है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है टंगस्टन के रूप में। और दो धातु हैं गैलियम और सीजियम, जो कमरे के ताप पर भी क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो 28.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दोनों जो ठोस धातु हैं वो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है दोस्तों।